हेलो दोस्तों, आई एम उमेश कुमार उपाध्याय एंड नाउ यू आर वाचिंग मास्टर्स एकेडमी फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, वेलकम बैक। Today we will study the rest part of classification of the goods. इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा कि what is the meaning of goods, what is final goods, what is final consumer goods and what is final producer goods. ये सारी चीजें हमने से पहले की वीडियो में पढ़ा। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स के मीनिंग एंड डेफिनेशन से। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में जानते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। कहने का मतलब यह है कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनका यूज या तो रीसेल करने के लिए किया जाता है या जो अभी भी इस ईयर में प्रोडक्शन के प्रोसेस के दौर से गुजर रही हैं। ऐसी गुड्स को हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है कि इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव नॉट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन। वैल्यू इज स्टिल टू बी नीडेड, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड एंड दे आर नॉट रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। कहने का मतलब यह है कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है। प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करने का मतलब यह है कि वो अपने फाइनल यूजर यानी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के पास नहीं पहुंची हैं। ठीक है, वो अभी भी उसमें वैल्यू एडेड हो रहा है, यानी अभी भी वो प्रोडक्शन की प्रोसेस से गुजर रही हैं। हो सकता है प्रोडक्ट अभी भी फैक्ट्री के अंदर हो, तैयार हो रहा हो सकता है वो होलसेलर के पास पहुंच गया हो सकता है रिटेलर के पास पहुंच गया है, लेकिन अभी भी प्रोडक्ट अपने फाइनल यूजर यानी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के पास नहीं पहुंचा है। इस नहीं पहुंचने का मतलब यह हुआ कि वो अभी भी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर है। कुछ बातें जो इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट लगती हैं, हम सभी को अपने मीनिंग और डेफिनेशन से ये बात पता चलती हैं, और ये बातें अगर हम डिस्कस करते हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में हमारा जो कॉन्सेप्ट है और ज्यादा क्लियर हो जाता है। जैसे सबसे पहले हमने अपने डेफिनेशन में पढ़ा है कि गुड्स रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। इसका मतलब यह हो रहा है कि अभी कोई प्रोडक्शन यूनिट उसको परचेज कर रहा है, रीसेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, रीसेल कर रहा है, लेकिन अभी भी वो अपने कंज्यूमर के पास या प्रोड्यूसर के पास नहीं पहुंची है। दूसरी बात जो बिल्कुल इजी लगती है, मतलब बिल्कुल जो जानना चाहिए, वो ये है कि कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड को हम डायरेक्ट डिमांड नहीं कहते। हम हमेशा इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड को डेराइव्ड डिमांड कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी हम इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड करते हैं तो दरअसल हमारा पर्पज इंटरमीडिएट गुड्स को डिमांड करने का नहीं होता है। ठीक है, हमारा तो मेन पर्पज होता है कि हम फाइनल गुड्स की डिमांड करें। फाइनल गुड्स की डिमांड के ऊपर इस इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड क्या होती है, डिपेंड होती है। जैसे कभी भी जब भी हम फ्लोर मिल वाले के पास जाते हैं तो कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि लाइए भाई साहब हमको थोड़ा गेहूं दे दीजिए। भाई फ्लोर मिल वाले के पास गए हैं तो हम उससे ये कहेंगे कि भाई साहब हमको फ्लोर दे दीजिए, आटा दे दीजिए। ठीक है, तो जब हम आटा की डिमांड करते हैं, फ्लोर की डिमांड करते हैं, तो उसी के साथ साथ जुड़ी हुई इंटरमीडिएट गुड्स यानी व्हीट की भी डिमांड होती है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हम आटा की डिमांड करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा जो है क्या है
गेहूं की डिमांड होगी, यानी कि जो गेहूं की डिमांड है वो क्या है, डेराइव्ड डिमांड है, क्योंकि गेहूं यहां फ्लोर के लिए, आटा के लिए एज ए इंटरमीडिएट गुड्स की तरह काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलवेज मर्ज्ड विद द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने लिया था फ्लोर मिल वाले का एग्जाम्पल, सपोज करिए जो है एक फ्लोर मिल वाला है, एक मिलर है, जिसने क्या किया है कि 700 रुपए का गेहूं खरीदा है। अब 700 रुपए गेहूं खरीद के उसने उसका 1000 रुपए का यानी 1000 का उसका फ्लोर बनाया, आटा बनाया, और उसी ने फाइनल यूजर को सेल कर दिया, कंज्यूमर को सेल कर दिया। तो आप देखिए जो 1000 है, जो आटे की प्राइस है, आटे का दाम है, उसमें गेहूं का 700 रुपया इंक्लूडेड है, मर्ज है। तो हमेशा क्या होता है, जो इंटरमीडिएट गुड्स की प्राइस है, जो वैल्यू है, वो हमेशा फाइनल गुड्स में मर्ज हो जाती है, मर्ज रहती है। एक और बात जो बहुत ही जानने वाली जरूरी है, अक्सर लोगों को यह लगता है कि हमारी गवर्नमेंट या वर्ल्ड की कोई भी गवर्नमेंट अपने आर्मी के लिए, मिलिट्री के लिए, एयरफोर्स के लिए जो ट्रक्स खरीदते हैं, जो हेलीकॉप्टर्स खरीदते हैं, जो टैंक खरीदते हैं, जो मिसाइल्स खरीदते हैं, ये सारी की सारी चीजें उनको लगता है कि ये फाइनल गुड्स हैं, लेकिन एक्चुअली में ये सारी की सारी चीजें फाइनल गुड्स नहीं हैं। ये सारी चीजें ड्यूरेबल गुड्स हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट खरीदती है हमको डिफेंस सर्विस देने के लिए। तो डिफेंस सर्विस में ये सारी की सारी चीजें एज ए इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में यूज होती हैं। अब एक नया और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है, एंड यूज। अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ एंड यूज क्या है। ये इस एंड यूज का क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड यूज ही ये बताता है कि ये गुड फाइनल गुड है या फिर ये गुड इंटरमीडिएट गुड्स है। एंड यूज ही बताता है कि ये फाइनल कंज्यूमर गुड्स है या फिर ये फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स है। एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स की बात कर रहे हैं। अब देख लीजिए फ्लोर मिल है, जिसका एग्जांपल हम पहले भी ले चुके हैं। फ्लोर मिल से 2 पर्सन आटा लेते हैं, 2 पर्सन फ्लोर लेते हैं। एक कंज्यूमर है जो घर पे आटा लेके, फ्लोर लेके आता है और उसकी रोटियां बना के खा जाता है। तो वही फ्लोर कंज्यूमर गुड्स हो गई, फाइनल कंज्यूमर गुड्स हो गई। एक और आदमी है जो फ्लोर मिल से फ्लोर ले जाता है, लेकिन उसकी जो है क्या है, रोटियां बना के नहीं खाता है, वो उसका ब्रेड में एज अ रॉ मटेरियल यूज करता है। तो वही आटा दूसरे आदमी के लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगी। तो कौन सी गुड्स फाइनल गुड है, कौन सी गुड इंटरमीडिएट गुड्स है, ये हम डायरेक्टली कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली बता नहीं सकते हैं। ये नहीं बता सकते हैं कि ये कैटेगरी फाइनल गुड्स की है, ये कैटेगरी जो है इंटरमीडिएट गुड्स की है। उसका एंड यूज, फाइनल यूज हमको बताता है कि वो गुड्स फाइनल गुड्स है कि वो गुड इंटरमीडिएट गुड्स है। इसी तरह से देख लीजिए, एक शोरूम से 2 लोग गाड़ी खरीदते हैं। एक आदमी जो उसका यूज ऑफिस जाने के लिए, अपने फैमिली के साथ टहलने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, अपने आराम के लिए, रेस्ट के लिए, अपने चलाने के लिए उसका यूज करता है। दूसरा एक आदमी एक शोरूम से गाड़ी लेता है, उसी शोरूम से गाड़ी लेता है, सेम वही गाड़ी लेता है, लेकिन वो आदमी उसका ट्रेवलिंग एजेंसी में एज अ सर्विस की तरह यूज करता है। वो उससे
लोगों को जो है अलग अलग जगह पर ले आके ट्रेवल कराता है। तो दो कार हुई, एक कार जो आदमी अपने फैमिली के लिए लिया है, जो आदमी अपने ऑफिस जाने के लिए लिया है, वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स हुई, और दूसरी गुड जो आदमी ट्रेवलिंग एजेंसी के रूप में काम करने के लिए लिया है, ट्रेवलिंग एजेंसी में सर्विस के लिए जिसने काम करने के लिए लिया है, वो हो गई फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो कैसे पता चला? ये एंड यूज है, फाइनल यूज है, जो फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स के बीच में डिफरेंस करता है। अब हमको यह भी जानना है कि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में डिफरेंस क्या है। वैसे तो डिफरेंस अलग अलग लोग करते हैं, लेकिन हम यहां पर 4 बेसिस पर इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में डिफरेंस करेंगे। पहला, मीनिंग के बेस पे। फाइनल गुड्स की मीनिंग क्या दी है कि विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन एंड रेडी टू यूज फॉर देयर फाइनल यूजर्स। अगर हम यही इंटरमीडिएट गुड्स की मीनिंग करते हैं, डेफिनेशन देते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स आर विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन, दे आर नॉट रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। दूसरा बेसिस ले लेते हैं हम नेचर के हिसाब से। क्या है? फाइनल गुड्स को हमेशा या चाहे नेशनल इनकम हो चाहे डोमेस्टिक इनकम हो, उसमें इंक्लूड किया जाता है, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स को न तो नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है, न तो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, न तो उनको डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड किया जाता है। थर्ड बेसिस, वैल्यू एडिशन। फाइनल गुड्स आर फ्री फ्रॉम वैल्यू एडिशन, यानी जब उसमें वैल्यू एडिशन की कोई जरूरत नहीं है। बट इंटरमीडिएट गुड्स आर स्टिल गोइंग थ्रू वैल्यू एडिशन, यानी कि अब भी इंटरमीडिएट गुड्स वैल्यू एडिशन के दौर से गुजर रही हैं। नेक्स्ट और लास्ट एक एग्जांपल लेके हम फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। सपोज करिए जो है एक दूध वाला है, वो 2 लोगों को मिल्क देता है। एक कंज्यूमर को मिल्क देता है, कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है, और दूसरा वही एक डेयरी वाले को दूध देता है, डेयरी वाला उसको क्या करता है? रीसेल कर देता है, या फिर डेयरी वाला उसका कोई डेयरी प्रोडक्ट बना देता है, उसका दही बना देता है, उसका पनीर बना देता है, तो उसको हम कहेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। इसी तरह से अब हम चलते हैं कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के डिफरेंस को समझते हैं। वैसे तो कई हो सकते हैं, लेकिन हमने यहां पे 3 बेसिस लिया है। पहला, ह्यूमन वांट्स सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर गुड्स ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं। सपोज करिए आपको भूख लगी है, आपने रोटी खाया, आपने चावल खाया, आपने सब्जी खाई, आपने दाल खाई, तो इससे आपकी वांट्स यानी आपकी भूख डायरेक्टली सेटिस्फाई हो गई। लेकिन कैपिटल गुड्स के केस में ऐसा नहीं है। सपोज करिए एक फार्मर है, फार्मर के पास ट्रैक्टर है, उसके पास थ्रेसर है, ये सारी की सारी चीजें उसके लिए कैपिटल गुड्स हैं, लेकिन ये सारी चीजें प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होती हैं। इनसे गेहूं और चावल के प्रोडक्शन में मदद मिलती है, लेकिन डायरेक्ट भूख शांत नहीं होती है। कहने का मतलब है कि कैपिटल गुड्स ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्ट उनसे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है। दूसरा बेसिस हम लेते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी। देखिए, कंज्यूमर गुड्स से कभी भी किसी कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी
केवल बढ़ती है कैपिटल गुड्स से, मशीनों से। किसी कंट्री में जितना ज्यादा मशीन, उतना उस कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। नेक्स्ट बेसिस है, नेक्स्ट आधार है जिसके बेस पर हम कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो है एक्सपेंडिचर। जब भी कोई कंज्यूमर फाइनल कंज्यूमर गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करता है तो उसको हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन जब भी कोई प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स के ऊपर, प्लांट और मशीनरी के ऊपर एक्सपेंडिचर करता है तो उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब यह है कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स दोनों ही अलग अलग चीज हैं, अलग अलग बातें हैं। अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पे हम आज इसे रोकते हैं और इस क्लास 12th का जो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, इसका जो चैप्टर 2 है, इसके नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू।